कितनी 13 तारीख होगी, टाइम का पता नहीं चलता। 13 तारीख होगी। आप लोगों ने तारीख कब देखी? अखबार में पता चला। तो कोई ऐसा है जिसको लग रहा है कि बोर हो गया हूं? है? गुड, थैंक यू। आपने हमारे को नंबर दे दिया। आज 10वीं का भी रिजल्ट आया, हमारा रिजल्ट भी दे दिया। थैंक यू। अभी का जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है। उसका कारण क्या है कि सरकार जो भी करती है, जिसके भी इशारे पे करती है, पर्पस क्या है, क्यों करती है, और वो कब तक करने वाली है, कैसे करने वाली है, वो सब कुछ बताकर करेगी। ये जो ट्रेनिंग है इसका पर्पस है कि आपको यह पता लग जाए कि आपके सामने लिखा होता है, शैतान की पूजा करने वाले आदमी का यह नियम होता है, वो कुछ भी सामने वाले के साथ बिना बताए नहीं करता है। उसमें आपकी कंसेंट होती है, इसीलिए यह बताया जाता है कि कंसेंट है मेरी। और अभी फिलहाल में आपकी कंसेंट दी जा रही है वोटिंग के जरिए। आप वोट डाल रहे हो तो आप उस शैतान को अपना हक दे रहे हो कि मैं तुम्हें हक देता हूं कि तुम मुझे गुलाम बनाकर रख सकते हो। किसी जगह का नेटिव कोई व्यक्ति है, जो इंडिजीनियस, जो उस जगह का रहने वाला है, निवासी है, सिटीजन है, वो व्यक्ति वहां का मालिक होता है। मालिक अपने नौकर का, नौकर इसलिए बोला, राष्ट्रपति से लेकर चपड़ासी तक हर व्यक्ति तनख्वाह लेता है। अगर वो तनख्वाह लेता है तो हमारा नौकर है, और नौकर का इलेक्शन नहीं हो सकता, नौकर का सिलेक्शन होगा। हमने सिलेक्शन नहीं किया उसका, वो पॉलिटिकल पार्टी का आदमी है, वो देश के लोगों का चुना हुआ आदमी नहीं है, वो लोगों का सेलेक्ट किया हुआ आदमी नहीं है। यह हमको समझना होगा। देश के लोग जब किसी को अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजेंगे, वो लोगों का आदमी होगा, वो रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसके हक पर फैसला लेने वाला। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने वहां से भेजा है तो वो हमारा आदमी हो ही नहीं सकता। तो वोट डालने वाले लोग गुलामों की श्रेणी में आते हैं, और जो मालिक है वो अपने ऊपर अत्याचार करने का हक किसी को दे ही नहीं सकता, खासतौर पे नौकर को तो नहीं देगा, ये तो तय है। अब आपके सामने लेकर के आऊंगा मैं इस पूरी कहानी को कि ये अखबारों का, मीडिया का प्रोपेगेंडा कैसे चलता है। आप इस प्रोपेगेंडा को समझिए, आपको सब समझ आ जाएगा। मैं आपके बीच आ जाता हूं एक बारी। ये मेरे सामने एक अखबार के नोट्स हैं, बस खाली आपको ये समझने हैं। हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक्सरसाइज ये है कि अखबारों में वो कैसे लिखते हैं, नैरेटिव कैसे बनाया जाता है, आपके लिए वो आपके माइंड की प्रोग्रामिंग कैसे करते, आप कैसे स्वीकार कर लेते हो कि सरकार आपको डंडे मारेगी। देखो ना, सरकार ने पहले मीडिया में डिबेट चलाई कि एक बीमारी है, उस बीमारी का फैलना आपके बाहर निकलने से होगा, तो घर से बाहर नहीं निकलना है। उसका टच करने से होगा, टच नहीं करना है। अगर टच करोगे तो तुम दूसरे आदमी को इन्फेक्ट करोगे, तो वो आपको प्रोग्राम करेगी कि देखो तुम्हारी आज़ादी की पूरी सम्मान, पूरी इज्जत हम करते हैं, लेकिन अपनी आज़ादी के चक्कर में तुम दूसरे आदमियों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हमने कहा हमारे तो कोई सिम्टम नहीं है। उन्होंने कहा असिम्टोमेटिक भी बीमारी होती है ना, बिना सिम्टम के भी होती है। तो भाई मेरे को तो कुछ हो नहीं रहा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। अरे नहीं, सिम्टम नहीं दिखेंगे, तुम बीमार नहीं पड़ोगे, तुम्हारा इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत है, लेकिन तुम फैला सकते हो। तो फिर तुमको जाना नहीं है। तुम अगर जाओगे, तुम अगर बाहर जाओगे। 2 दिन पहले मेरे सामने एक पुरानी वीडियो आ गई जिसमें गांव का चौकीदार ये कह रहा है, अगर हुक्का पीते मिल गए, अगर गली में बैठे मिल गए, अगर चौपाल में बैठे मिल गए, अगर कुछ इकट्ठा होकर के करते मिल गए, तो फिर सरकार दंड देगी। मतलब वो आपको सरेआम बोल रहा है कि तुम अपने ही गांव में इकट्ठे नहीं हो सकते। बट एनी हाउ, आज का जो टॉपिक है, कल आप लोगों ने अखबार पढ़ा कि कौन कौन है जिसका नजरिया बदला अखबार देखने का? सबका बदला। बहुत सी बातें तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है आप सबको, वो आपने अपने आप निकाल के ले आए।
लेकिन कुछ चीजें जो अभी तक की बातचीत में जो आपने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया है वो मिसिंग है। वो मिसिंग पीस बस मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद आपको अपने आप अखबार जब पढ़ोगे तो सब समझ आ जाएगा। हमेशा अखबार को जब पढ़ो तो इस नजर से पढ़ो कि उसको पढ़ने वाला व्यक्ति क्या सोचेगा। अब यहां पढ़ने वाले व्यक्ति कौन है? यहां पर दूसरी भाषा के लोग भी हैं जिनको हिंदी कम आती है समझ, हिंदी का अखबार पकड़ा दिया उनको। यहां वो लोग भी हैं जिनको जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनको थोड़ा थोड़ा स्लो पढ़ना आता है। कुछ ऐसे हैं जो व्यक्ति अखबार पढ़ने के एक्सपर्ट हैं, लेकिन उस बात का दिमाग के ऊपर क्या असर होगा इसको बताने के एक्सपर्ट नहीं है। साइकोलॉजी के एक्सपर्ट थोड़ी ना हो आप कैसे बता दोगे? कल हमने वो एक्सरसाइज करी थी, मतलब 2 लाइनें तो हमारे ठीक से याद नहीं रहती, आगे क्या आगे बतानी है कि नहीं? सामने वाले ने क्या बोला वो 2 लाइनें तो हम आगे तक लेकर नहीं जा पाए। इतना बड़ा अखबार और इतनी इंफॉर्मेशन और टेक्निकल पॉइंट्स कैसे लेकर के जाएंगे? सवाल बड़ा है ना। तो नैरेटिव हमेशा सबकॉन्शियस माइंड में अपने आप बनते हैं, वो कहकर नहीं बनाए जाते। बच्चे को एक बार दहलीज पार करते ही थप्पड़ मार दो, फिर दूसरी बार पैर रखते ही थप्पड़ मार दो, अगली बार पैर रखेगा नहीं भाई साहब वहां पे। वो उसको कहा नहीं आपने कि वहां नहीं जाना, बस वो हो गया। यानी कि ये पनिशमेंट है, एनफोर्समेंट है, मोटिवेशन है, ये जो स्टिमुलेशन है, ये सारे के सारे प्रोसेस अपनाए जाते हैं आदमी के दिमाग को या किसी भी जानवर के भी दिमाग को प्रोग्राम करने के लिए। वो हम अपना हर एक जानवर के साथ करते हैं। खाना खाने के लिए बुलाना है ना, बैठाने के लिए बुलाना। तो अखबार वाले आपको प्रोग्राम करते हैं। वो कैसे करते हैं इसको समझिए। आपने एक पॉइंट नहीं देखा, दैनिक भास्कर का अखबार उठा करके देखेंगे, अभी नहीं देखना है। आप जब देखोगे, आप में से जब पेज नंबर पढ़ रहे थे एक, तो आपने ये नहीं देखा कि इस अखबार के पहले 4 पेजेस के ऊपर पेज नंबर नहीं है। पेज नंबर 5वें पेज से स्टार्ट हुआ एक। इसका मतलब वो 4 पेज या तो एडवर्टाइजमेंट्स हैं या वो प्रोपेगेंडा है, वो अखबार का हिस्सा नहीं है क्या? है? उन पे नंबरिंग क्यों नहीं है? क्योंकि नंबरिंग ही 5वें से स्टार्ट हुई, 5वें पे 1 नंबर दिया हुआ है। और पहला पेज जिसका मतलब 1 नहीं लिखा हुआ है, लेकिन पहले पेज पे जो छपा है वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की एडवर्टाइजमेंट्स है, यूनिवर्सिटी की है एक। वो एडमिशन का टाइम है तो एडमिशन के लिए वो आपको बुला रहे हैं। अब एडमिशन से रिलेटेड अंदर भी खबर है। अगर इसी एडमिशन से रिलेटेड अंदर वाली खबर को देखोगे तो हमें अपने एक माँ बाप होने के नजरिए से उसकी आप नजरिया देखिएगा। अगर आप पेरेंट नहीं हो तो स्क्रीन पे आपको उस यूनिवर्सिटी का नाम दिखाई दे रहा है, तो आपके यहां पर वो छप रहा है कि यूनिवर्सिटी का ब्रांड हो, उसकी ब्रांडिंग हो रही है। लेकिन अगर आप पेरेंट हो तो आपको कहीं ऑप्शन नहीं नजर आ रहा, तो एक ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा कि चलो यहीं कॉल करके देख लेते हैं। इस पे अभी आगे बात करेंगे। फिलहाल मैं इसको थोड़ा आगे लेके जाता हूं, जहां से अखबार ने कहा है कि यहां से पेज नंबर 1 है। उसके पहले पन्ने पर आज के 10वीं के पेपर, 10वीं का रिजल्ट आया हुआ है। ठीक है? कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी चीज को 360 डिग्री नहीं देख पाता है, कोई भी नहीं देख पाता। जो क्लेम कर रहा है कि मैं देख पाता हूं वो भी नहीं देख पाता। बट चर्चाएं क्योंकि केवल सरकार करवाती है, एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, किस तरह का सिस्टम होना चाहिए, वो सारी चर्चाएं सरकार करवाती है, हम तो नहीं करवाते। आपके गांव में कितनी बार एजुकेशन पे चर्चा हुई है बताओ जरा? सिलेबस क्या होना चाहिए कितनी बार चर्चा हुई है? टीचर कैसा होना चाहिए कितनी बार चर्चा हुई है? एक बार भी नहीं। आप 50 साल के बैठे हो तो एक बार भी नहीं। आपके गांव के बच्चे हैं, आपका स्कूल है, आपकी जमीन पर बना हुआ है, आपकी मेहनत का पैसा लगता है, आपके टैक्स के पैसे से उन मास्टर्स की तनख्वाह जाती है, उन अफसरों की तनख्वाह जाती है, उन पॉलिसी मेकर्स के पास। आपसे पूछा नहीं जाता कि आपको कैसे बच्चे चाहिए, आपके गांव में किस तरह का बच्चा होना चाहिए, आपसे पूछा ही नहीं जाता। आपके यहां डिबेट ही नहीं होती, आपके यहां चर्चा ही नहीं होती इस बात के ऊपर।
कितनी कमाल की बात है। आपका बच्चा और आपसे नहीं पूछा जा रहा, और आपके बच्चे से नहीं पूछा जा रहा, उस बच्चे को चेक नहीं किया जा रहा, और वो ऊपर बैठा है, कोई ना कोई अपने आप पॉलिसी बना रहा है। और यहां अखबार के अंदर छप रहा है, क्या छप रहा है इस अखबार के अंदर? एक लाइन जो उन्होंने हेडलाइन में दी, किसान के बेटे के 500/500 नंबर, 100% मार्क्स, 500/500। कोई वाहियात, जाहिल, बेवकूफ, गधा किसी को 100 में से 100 नंबर दे सकता है, जब तक कि वो न्यूमेरिक ना हो। मैथमेटिक्स में आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर उसमें आ सकते हैं, जहां किसी बात को लिखना हो, एक्सप्लेन करना हो, वहां 100 में से 100 कभी आ ही नहीं सकते। तो जिसने भी ये पेपर रिजल्ट दिया है 100 में से 100 का, वही गधे हैं एक नंबर के। और ये हमको कहना पड़ेगा सरेआम, इसकी भर्त्सना करनी पड़ेगी, इसकी निंदा करनी पड़ेगी। किसी बच्चे को आपने ये यकीन दिला दिया कि ये 100 में से 100 है, और कल को वो बच्चा वैसे ही बच्चों की तरह नजर आएगा जो आपके स्कूल के, सर्च करो एक बारी, आपके साथ जो पढ़ता था, आपकी क्लास का टॉपर कहां है आज? आपके साथ जो पढ़ते थे, और आपने जितने टॉपर आज तक अपने रिश्तेदारियों में देखे हैं, जितने टॉपर्स आज तक स्कूलों ने पैदा किए हैं, मैं गारंटी से कहता हूं हर टॉपर आज के टाइम पे डिप्रेशन में है। वो उस टाइम का टॉपर भी, क्योंकि वो अपने रिश्ते अगली पीढ़ी के साथ तोड़ चुका है। टॉप पे आने का क्या मतलब है? 500 में से 500 नंबर ले लिए, क्या सरकार इस 500 में से 500 नंबर लेने वाले बच्चे की गारंटी लेती है उसके जीवन की? है कोई गारंटी? कोई गारंटी नहीं है। मैं इस 10वीं वाले बच्चे को, इसी बच्चे को 2 साल बाद दिखाऊंगा डिप्रेशन में, क्योंकि इसने एक बेंचमार्क सेट कर दिया अपने जीवन के लिए कि 500 में से 500। अगर 12वीं में 500 में से 500 नहीं आए तो यह बच्चा क्या फील करेगा, सोचो आप। अगर यह बच्चा इसके बाद 12वीं के बाद भी अगर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ मेडिकल वाले एग्जाम में, या कहीं जहां मनपसंद वाली स्ट्रीम में या मनपसंद कॉलेज में, तो यह क्या फील करेगा, और जैसी जीवन यह जी रहा होगा, इसका क्या हाल होगा। इसे एक ही बच्चे की बात कर रहा हूं मैं। और यहां बोला किसान का बेटा, तो वो किसान को यह कह रहा है, अखबार यह कह रहा है किसान को कि तुम अपने बच्चों को पढ़ाओ, तुम्हें खेती करने की जरूरत नहीं है। सब किसान लग जाएंगे, देख एक किसान के बेटे ने 500 में से 500 ले लिए, तेरे को क्या दिक्कत है भाई, वो भी तो किसान का ही बेटा था। उसी टाइम लग जाते हैं ना हम लोग कहने। इसी अखबार के अंदर लिखा हुआ है, छोरियां फिर छाई, लड़कों से 2.10% ज्यादा पास हुई। इसी लाइन के अंदर लिखा हुआ है। क्या आपने लड़के और लड़कियों का कंपटीशन चालू कर रखा है समाज के अंदर? क्या कंपटीशन से जीते हो आप? अब तक आपके 2 बच्चे हैं, आप बोलते हो कि तुमने अपने बहन से, भाई से आगे निकलना है जिंदगी में, या साथ रहना सिखाना होता है? आगे निकल के जाएंगी कहां वो लड़कियां? आपका बच्चा पहले नंबर पर आकर सारे देश से आगे निकल जाएगा, वो अकेला खड़ा रहेगा आगे निकल के, बाकी तो पीछे ही है। रहना तो समाज में है। साथ रहने का क्या 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 क्राइटेरिया है भाई? साथ में प्रेम से रहने का क्या क्राइटेरिया है? इज्जत से रहने का क्या क्राइटेरिया है? क्या यह पेपर डिसाइड करेगा? क्या ये नंबर डिसाइड करेंगे? नथिंग एट ऑल। आपके बच्चों की जिंदगियां बर्बाद कैसे करी गई है? 10वीं क्लास में जिस बच्चे ने 500 में से 500 नंबर लिए हैं ना, उनके मां बाप को हम बता दें और बाकी सारे देश को बता दें, जो 10वीं तक का सिलेबस है सीबीएसई का, मैं चैलेंज कर रहा हूं ये बात। अभी इसके बाद हम लोग जाएंगे स्कूल वाले प्रोग्राम में, जाएंगे हम पूरे के पूरे हरियाणा में साइकिल यात्रा निकालेंगे, हम पूरे हरियाणा को जगाते हुए निकलेंगे और हम उसमें चैलेंज देंगे। गधे से गधा बच्चा जिसको तुम मानते हो, हम कहते हैं हर बच्चा जीनियस है, लेकिन जिसको तुम कहते हो कि इस बच्चे को कुछ नहीं आता है, वो बच्चा अगर उसको सिर्फ जोड़ घटा गुणा भाग और पढ़ना लिखना 2 बातें आती हो ना, सिर्फ पढ़ना लिखना और जोड़ घटा गुणा भाग, यही इतना ही आता हो, तो 10वीं तक का सिलेबस 6 महीने से ऊपर का नहीं है। पहली से 10वीं तक का 6 महीने में ऐसे ऐसे चुटकियों में निकलता है। जो सिलेबस 6 महीने में करवाया जा सकता है, उस सिलेबस के लिए आपके बच्चे के 13 साल बर्बाद कर दिए इन हरामखोरों ने। 16 साल का हो चुका है और उस 10वीं क्लास के बच्चे के जिसके 500 में से 500 आए हैं, जाकर के पूछो तुम जिंदगी में क्या करोगे। ना वो समाज में बैठा है,
ना वो समाज के लोगों से बात की है, ना उसको पता है देश में क्या समस्याएं चल रही हैं, ना उसको मालूम है कि तुम्हारी जिंदगी क्या होने वाली है, ना उसे अपने गांव के हालात पता हैं, ना आज से पहले के हालात पता है, ना 50 साल पहले के पता, ना अपनी सभ्यता का कुछ पता, ना अपनी संस्कृति का कुछ पता, ना अपनी पीढ़ियों का कुछ पता। वो पूरे समाज से कटा हुआ, बस किताबों पर बैठा रगड़ा एक किताबी कीड़ा बन के रह गया है। उसको वो किसी काम का नहीं है। समाज के जितने डेप्यूटी कलेक्टर बने, किसी ने अपने गांव के बारे में कुछ किया कभी? बड़ा होकर के बनने के बाद कोई नहीं कर पा रहा। कोई एसपी नहीं करा, किसी मंत्री ने नहीं किया, किसी नेता ने नहीं अपने गांव के लिए कुछ किया। एक भी आदमी अभी तक ये पढ़ लिख करके या नेता बन करके निकला हुआ आदमी, एक भी वो व्यक्ति जिसने नंबर लिए थे, वो फर्स्ट आया था, वापस आकर अपने गांव के लिए कुछ नहीं किया उसने। क्या करना इस पढ़ाई का भाई? किसके लिए तैयार कर रहे हो तुम ये पढ़ाई? नौकर बनाने के लिए? कंपनियों के नौकर बनाने के लिए? किसके लिए? वी डोंट थिंक अबाउट इट। हम सोचते ही नहीं है इस बारे में, हमारा इस तरफ विचार ही नहीं है। उसमें वो कहते हैं, अगले बोलते हैं, आगे बोलते हैं 3652 बच्चे छात्र पास नहीं हुए। किसमें पास नहीं हुए? मतलब उस पेपर में पास नहीं हुए या जिंदगी में पास नहीं हुए? पेपर में पास नहीं हुए तो दोबारा मौका मिलेगा तो पास माने जाएंगे, तो उन बच्चों को पास का लेबल लगेगा कि फेल का लगेगा? तुम पहले ही फेल का लेबल उन पे लगा चुके हो ना, पहले ही लगा चुके हो। और फर्स्ट आना, सेकंड आना, ज्यादा नंबर कम नंबर, ये तो मौके की बात है। जो पेपर में आया हुआ है वो प्रश्न आपने याद किया हुआ था, क्या पता वही प्रश्न आपने याद किए हुए थे तो आप टॉप कर जाओगे। सिर्फ वही वाले छोड़ दिए थे और बाकी सारे पढ़ लिए थे तो आप फेल हो जाओगे। चाहे बाकी सारा सिलेबस पढ़ लो, सिर्फ वो छोड़ दो जो पेपर में आया हो, वो नहीं पढ़े थे बस, आप फेल हो जाओगे। तो क्या आपका पढ़ना लिखना बेकार हो जाएगा? और आप 10वीं के बच्चों को पढ़ा सकते हो लेकिन आपके पास 10वीं का सर्टिफिकेट नहीं है, बताओ आप पढ़े लिखे माने जाओगे कि अनपढ़ माने जाओगे? वो उनके हिसाब से अनपढ़ माने जाओगे ना। वो कौन होते हैं हमारे ऊपर लेबल लगाने वाले? उन्होंने पैदा किया हमको, वो ऊर्जा दे रहे हैं हमको, उनके 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 एहसान पे हमारा शरीर चलता है क्या? अरे भाई, किसी के लेबल से चल रहा है, हम किसी और के लेबल से अपनी जिंदगी कैसे जी सकते हैं और हमारा बच्चा कैसे जी सकता है? ये बड़ा सवाल है। अब अगली लाइन बोल रही है कि थ्योरी में 0 है फिर भी पास है। थ्योरी में 0 मार्क्स हैं फिर भी पास है। यहां से क्या बन रहा है मालूम है आपको? सीबीएसई का रिजल्ट आएगा। सीबीएसई में ऐसा नहीं है, ये हरियाणा बोर्ड में है। हरियाणा बोर्ड में पेपर तैयारी करने का, पेपर बनाने का, सिलेबस तैयार करने का सारा जिम्मेदारी, जो सारा काम भार है, कार्यभार है, वो हरियाणा बोर्ड देखता है, वो हरियाणा की सरकार देखती है। और सीबीएसई का सिलेबस सेंटर की सरकार देखती है, क्योंकि वन नेशन वन एजुकेशन बनाना है। इसीलिए हर स्टेट बोर्ड को बदनाम किया जाएगा। पहले स्टेट बोर्ड के अंदर ऐसी पॉलिसी लाई जाएगी कि देश के अंदर, समाज के अंदर वो माहौल बने कि इस बोर्ड से बच्चों का भला नहीं होने वाला, तो सभी बोर्ड्स को क्यों ना सीबीएसई बोर्ड कर दिया जाए। गांव में जो पहले हरियाणा बोर्ड के स्कूल थे वो चौड़े होकर के उनके मालिक कहते हैं अब तो सीबीएसई की एफिलिएशन मिल गया अपने को। सुना ये डायलॉग आपने? आपके गांव में है कि नहीं? वो मतलब प्राउड फील कराते हैं, लोगों को ये बताते हैं कि तुम्हारा बच्चा अब सीबीएसई में पढ़ेगा तो बहुत तरक्की करेगा। वो ज्यादा बढ़िया बोर्ड है। बोर्ड बढ़िया होता है, किताबें बढ़िया होती हैं, वो रट्टे बढ़िया होते हैं, नंबर बढ़िया होते हैं, या आदमी को इंसान बनाने वाला सिलेबस बढ़िया होता है? भाई, शिक्षा होनी चाहिए ना आदमी को आदमी बनाने वाली, उस पर तो जिक्र ही नहीं है। मैं तो 45 साल का हो गया हूं यार, मैंने तो कभी कोई चर्चा ही नहीं सुनी आदमी को आदमी बनाने की। चर्चा कर लो कोई, आदमी के बच्चे को बढ़िया इंसान बनाने पे बात कर लो कोई। नथिंग एट ऑल। समाज के काम आने वाला बच्चा नहीं चाहिए, नंबर वाला बच्चा चाहिए, पैकेज वाला बच्चा चाहिए, नौकर बच्चा चाहिए, गुलाम बच्चा चाहिए, खुद से सोचने वाला और विद्रोह करने वाला बच्चा नहीं चाहिए। तुम्हारे खिलाफ जो तुम नैरेटिव बना रहे हो, जो सरकार नैरेटिव बना रही है, जो समाज नैरेटिव बना रहा है, उसके खिलाफ या उसके साइड में सोचने वाला बच्चा नहीं चाहिए। क्या गजब की सोच है। तो ये आपको बता रहा है कि आने वाले टाइम में आपका हरियाणा बोर्ड बहुत जल्दी टूटे, इसके लिए खुद गांव के लोग डिमांड करेंगे। ये इसके अखबार की हेडलाइंस हैं, समझ आ रही है? वेस्ट बंगाल के दौरे की चर्चा हुई इसी अखबार के पन्ने पर नीचे।
एक आदमी कह रहा है कि मुझे दलितों की सेवा के लिए जन्म दिया था, और एक आदमी कह रहा है कि अगर ये प्रधानमंत्री बन गया तो दलित गुलाम समझो। अब भैया हम कंफ्यूज हो गए, दोनों में से सही वाला कौन सा है? हैं? उन्होंने क्या किया, अखबार ने बड़े अच्छे से किया, दोनों की ईगो शांत कर दी। एक पक्ष वाले को भी बोल दिया, दूसरे पक्ष वाले का भी बोल दिया, हो गया काम खत्म। आप कंफ्यूज हुए पड़े रहो कि असली में क्या है। रियल में तो मतलब कौन दलित, लोगों को दलित कौन नजर आ रहा है? जब आपने दलित शब्द सुना तो कौन है? आपने सोचा शायद एससी बीसी की बात कर रहे होंगे, शायद शेड्यूल्ड कास्ट की बात कर रहे होंगे, शायद गरीब की बात कर रहे होंगे। मैं तो दलित जो जिनको दला गया, जिनको दाल की तरह दला जा रहा है, मैं तो उनको बोल रहा हूं। तो हम भी सारे दलित ही हैं, हमको भी तो ऐसे ही रगड़ा जा रहा है भाई। और हमारी तो सेवा नहीं हो रही है, हमारी तो दूसरी सेवा हो रही है। बिलाजा तेरी सेवा करांगे जो पुलिस वाले करा करें सेवा है, हमारी दूसरी सेवा तो हो रही है, वो सेवा नहीं हो रही जो सेवा ये कह रहे हैं। पता नहीं कौन सी सेवा करने के लिए बनाया है। अगला बोलेगा मैं तो कहा था, हम तो इसी को सेवा बोलते हैं बाबू जी है कि चलो भाई इसको दीवार के सहारे लगाओ और लगा के 4 डंडे, हो गई जी सेवा। अरे तुमने सेवा करने बुलाया था भैया जी, इसी को सेवा बोलते हैं हम तो। यहां पॉलिसी नहीं है, कोई भी पॉलिसी नहीं है। और अगर कोई पॉलिसी है किसी सरकार के पास, अगर कोई प्रतिनिधि आपको बोल रहा है इस वक्त कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं ये करूंगा, या तो है ही नहीं है उस गधे के पास पॉलिसी, और अगर है तो वो लालच की पॉलिसी है। वो आपको लालच दे रहा है, वो आपको बोलना नहीं सिखा रहा, वो आपको ये नहीं कह रहा है कि तुमको बोलना कैसे है, वो ये बोल रहा है कि तुमको क्या देंगे। मतलब जैसे भिखारी बना दिया हमें, है कि तुम्हारे टुकड़ों पर पलने वाले भिखारी हैं हम ना। एनी हाउ, आगे पेज नंबर 2 के ऊपर मुझे एक खबर नजर आई। ऐसा नहीं होता है, एक बात को जरूर समझिएगा। कई साथी मैंने देखे वो हर खबर की खाल उतारने पे लग गए, उनको हर खबर के अंदर माइंड प्रोग्राम नजर आने लग गया। उनको वो बोले कि वो अपना साथी बैठा सुरेंद्र, बोला जी सारी नेगेटिव है इस तो। मगर सारी नहीं होया करती, पॉजिटिव देख मैं ढूंढ कौन सी पॉजिटिव हो ना। पॉजिटिव मिली 1-2, बोला ये 1-2 तो है ही पॉजिटिव। मैं कहा पॉजिटिव नेगेटिव, असल में अखबार का काम पॉजिटिव या नेगेटिव खबर देना नहीं होता है, अखबार का काम खबर देना होता है। अब आपको देखना है कि वो खबर आपके गली मोहल्ले की खबर आ रही है कि नहीं आ रही है। असली खबर क्या होनी चाहिए, व्यवस्था कहां खराब है। असली खबर जो अखबार को या मीडिया को देनी है, वो नियम ये है, या फिर आप ये समझो कि होना ये चाहिए कि आपकी गली की कोई व्यवस्था खराब है, आपके गांव की कोई व्यवस्था खराब है, काम करने वाला व्यक्ति कोई काम नहीं कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, उसकी खबर दी जाए। लेकिन जब ये खबरें नहीं आएंगी, खबरें उस टाइप से पेश की जाएंगी। ये भी बता दूं मैं आपको, आपका जो रिपोर्टर है वो अपने यहां से प्रिंट करके टाइप करके अपनी खबर को भेज देता है, उसकी हेडिंग क्या बनानी है वो यहां से टाइप करके भेजता है, लेकिन कई बार हेडिंग ऊपर से बदल कर आती है। मतलब हेडिंग उन्होंने तो ये भेजी थी, ऊपर से कुछ और आएगी वो हेडिंग। यानी अगर खबर मिल जाए, और ऐसा भी नहीं होता है कि सारी खबर मैनिपुलेटेड होती हैं, मौका होता है कि उस वक्त वो बंदा वहां पर वो घटना घट गई और वो ऊपर वाले भी इंतजार कर रहे थे कि हमें ऐसा कुछ करना है, और उसी टाइम फिर उस मौके का फायदा उठा लिया जाता है। समझ गए बात? और फिर उस खबर को इस तरीके से पेश कर दिया जाता है जैसे वो करना चाहते हैं। जैसे एप्पल का जो सीईओ है उसने बोला है अभी कि हम जो है आने वाले टाइम में सीरी को एआई एक्सपर्ट बनाने के लिए हम चैटबॉट का इस्तेमाल करने वाले हैं। चैटबॉट क्या है? चैटबॉट एक्चुअली चैट जीडीपी का ही, उसका जीपीटी, चैट जीपीटी का ही एक वर्जन है जो बात करता है आपसे। वो बात किस हिसाब से करता है? आपके फोन में चल रहा माइक्रोफोन आपकी आवाज को 24 घंटे रिकॉर्ड करता है। यदि आपने एप्लीकेशंस के लिए यस 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 अलाउ अलाउ किया हुआ है तो वो आपकी आवाज को रिकॉर्ड करके आपके बात करने के पैटर्न को
स्टडी करता है। वो आपकी आवाज को सिग्नेचर के रूप में लेकर के उसको अपने पास स्टोर करता है, उस सारी इंफॉर्मेशन को, और उसका एक डेटाबेस तैयार करता है। उस पूरे के पूरी जितनी भी उसकी वो एल्गोरिदम तैयार होता है, उसके बेसिस पर वो ये तय करता है कि इस व्यक्ति को किस तरह की बात करनी पसंद है, और वो आपके मूड के हिसाब से अपनी बातचीत को बदल सकता है। मतलब वो इस लेवल पर आपको रिकॉर्ड करता है, आपके फोन कॉल्स को सारी को रिकॉर्ड करता है। आप वो जितनी आप मेल भेज रहे हो वो सारी रिकॉर्ड हो रही हैं, उन सबको स्टडी किया जाता है। आप जितनी चिट्ठियां भेजते हो, जितने मैसेजेस भेजते हो, चाहे टेक्स्ट मैसेज भेजो, चाहे व्हाट्सएप पे भेजो, चाहे टेलीग्राम पे भेजो, वो सारे मैसेजेस को वो एआई पूरा का पूरा स्टडी करती है, और वो देखती है कि ह्यूमन किस तरह से बिहेव करता है। आपका फ्रंट कैमरा आपके चेहरे को 24 घंटे निगरानी में रखता है। जब भी आप फोन को देखते हो तो वो 24 घंटे देख रहा है, तो वो ये भी देख रहा है कि इस तरह की खबर पढ़ता है जब ये बंदा, तो इसके चेहरे के भाव कैसे बदलते हैं। तो उससे वो आने वाले वक्त में सीसीटीवी कैमरा उस इंफॉर्मेशन को कैच करके बता देगा कि इस टाइम ये आदमी गुस्से में है, इस टाइम ये आदमी खुश है, इस टाइम ये आदमी प्रेम में है। समझ गए बात? बिल्कुल माइक्रो लेवल पर आपके एक्सप्रेशंस को रीड करता है, वो इस लेवल पे होता है। तो ये इस एआई का इस लेवल पर इस्तेमाल करने की बात कह रहे हैं कि आपके फोन के अंदर आने वाले टाइम में। अब पेज नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर किसानों की ऐसी तैसी करने का फरमान दिखाई दे रहा है हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से, जिसमें वो कह रहे हैं कि 31 गुना बढ़े ट्यूबवेल कनेक्शन, और धान के 8 और गेहूं के रकबे में 3 गुना की हुई बढ़ोतरी। अब इससे क्या हो रहा है कि जो खेती नहीं कर रहा है वो पानी की कमी को किसान की गलती बता रहा है, जो खेती नहीं कर रहा है। समझ रहे बात आप? और जो खेती कर रहा है उसको पता नहीं चल रहा है, वो ये सोच रहा है बारिश नहीं हो रही है इसलिए पानी की कमी है, या पानी नीचे चला गया अंडरग्राउंड इसलिए पानी की कमी है। और रियलिटी में आपकी नदियों को प्लान करके खराब किया जा रहा है, गंदा किया जा रहा है, योजनाबद्ध। मतलब जिस नदी के पास कोई फैक्ट्री नहीं है, या जिस जगह पर अंडरग्राउंड पानी ठीक ठाक है, वहां बोर करके फैक्ट्रियों के केमिकल्स को नीचे भेजा जा रहा है। आपने कोई ऐसी फैक्ट्री देखी, नजर है? किसी के ऊपर हाथ खड़ा करके बताइए। ये रहे, ये रहे, ये रहे, ये रहे, इनको मालूम है ये सब कुछ, गांव में ही है ना? समझ गए बात आप? यानी कि फैक्ट्री की उस केमिकल को जानबूझ के नीचे पानी के अंदर बोर किया जाता है जमीन के अंदर, ताकि आपका पीने वाला पानी खराब हो जाए, क्योंकि अगला कंट्रोल पीने वाले पानी से होना है। पानी के ऊपर इनका पूरा टारगेट है कि पानी होल्ड में आ जाए। यहां तो मैं जहां पे खड़ा हूं इस एरिया में तो जमुना का एरिया है, यहां तो पानी 20 फीट 30 फीट 40 फीट ऐसे बड़े आराम से पानी मिल जाता है। क्यों जी? यूपी वालों, ऊपर ही पानी है यहां पे तो है, और जो उसके नजदीक है, जमुना के नजदीक है थोड़ा सा और, वहां थोड़ा और ऊपर होगा। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, जिस जगह पर पानी इतना ऊपर है उस जगह पर भी ये पानी के कनेक्शंस दे रहे हैं जो आधार के साथ जुड़े हुए हैं। अब आपके गांव में लैब आने लगेंगी, पानी की क्वालिटी चेक करेंगी, वो बताएंगी कि यह पानी जो है पीने के लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए आपको टूटी वाला पानी ही लेना पड़ेगा, ताकि आप इंजेक्शंस ना ले लो तो टूटी वाले पानी में डाल दे तुम्हारे। ठीक है? हाँ, जो तुम नहीं लेने वाले खून में पहुंचानी है उनको चाहे जैसे मर्जी पहुंचाए भैया। अच्छा, एक और बात फिर वो कह रहे हैं कि धान और गेहूं का रकबा बढ़ा। इन्होंने 35 फसलों पर एमएसपी दिया था और 35 में से सिर्फ 2 पर दे रहे हैं। कानून बनाया था जब, उन सारी फसलों पर नहीं दिया। तो इसका मतलब सरकार जिस फसल को बढ़ावा देना चाहती है उसके लिए फैसिलिटी दे देगी, और जिसको नहीं बढ़ाना चाहती है उसके लिए फैसिलिटी नहीं देगी। अब किसान के बच्चा सरकारी स्कूल में ना पढ़े ये भी सरकार ने सुनिश्चित किया। अगर वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा तो उसको पैसा चाहिए। वो
अपने बस उसको देंगे नहीं, गांव में बस की सर्विस मिलेगी नहीं, सस्ती बस की, टाइम पर उसको आना जाना हो नहीं पाएगा, तो उसे अपना साधन लेना पड़ेगा, उसको फिर पैसा चाहिए। अगर उसको पैसा चाहिए तो उसको पैदावार ज्यादा चाहिए, पैदावार ऐसी फसल की चाहिए जिस फसल से उसको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाए। उस प्रॉफिट के चक्कर में वो वाली फसलें लगाएगा जिसको मंडी में खरीद मिल जाती है, जो मंडी में खरीदी जाए। तो मंडी में तो सरकार सिर्फ 2 ही फसलें खरीद रही है, तो जो फसलें खरीद रही है उन्हीं फसलों का वो उत्पादन कर रहा है। तो इसमें गलती किसान की है कि सरकार की है? कल एक बात चल रही थी कि किसान यहां फाने जला रहा है, अपने गेहूं के फाने जला रहा है। मैंने बताया था आपको, मधुकर भाई यहां पर बैंकर बैठे हैं, नाबार्ड में काम कर चुके हैं, और इन्होंने हमको बता भी दिया था, और ये तो बात हम लोगों को भी मालूम था कि नाबार्ड आपको अगली फसल पर लोन सिर्फ तब देगा जब आप पिछली फसल के फाने जलाए हों, यानी फाने जलाने पर ही लोन मिलेगा, यह कंडीशन है वहां। अब ये उस आदमी को नहीं पता जो बकवास करके कहता है कि किसान फाने जला रहा है, उसको वो सब्सिडी मिलनी ही नहीं है जो सब्सिडी मिलनी चाहिए थी। अगर उसने नहीं जलाए होंगे तो उसको मजबूर किया जा रहा है वो अपनी जमीन खराब करे ताकि उसकी पैदावार कम हो, तो वो अपनी खेती को छोड़कर भागे, नहीं तो इंतजार करे कि किसी तरह से एक्वायर हो जाए। वो इसी तरह इंतजार करेगा ना एक्वायर हो जाए। समझे बात आप? अभी इसका मतलब यहां गलती किसकी है? ऑब्वियसली जिसने पॉलिसी बनाई है उसकी। वो सरकार है कि उद्योगपति, ये तो राम जाने, लेकिन यह जरूर है कि पॉलिसी मेकर ने पॉलिसी ऐसी बनाई है कि वो अपनी जमीन भी खराब करे, अपनी सेहत भी खराब करे, अपने बच्चों को भी खराब करे, परिवार को भी खराब करे, फसल भी खराब दे, उसमें पेस्टिसाइड यूरिया डाल के उत्पादन भी खराब करे। जिसको जो खाए, चाहे कोई ब्रेड खाए, चाहे कोई बिस्किट खाए, चाहे कोई दाल खाए, उस सब में केमिकल आएगा ताकि समाज का हर व्यक्ति और बीमार होता रहे, ताकि वो फार्मा कंपनियों का 24 के 24 घंटे दलाल बन के, उसका क्या नाम, ग्राहक बन के घूमता रहे, चक्कर काटता रहे अस्पतालों के, कभी किसी चीज का टेस्ट, कभी किसी चीज का टेस्ट। समझ आया गेम? अगला सवाल है, अगला जो खबर है वो कह रहा है पालतू कुत्ते की मौत के सदमे में छात्रा ने फंदा लगाकर दी जान। अब देखो खबर में तो कुछ नहीं है, लेकिन आप हेडलाइन को देखिए, पालतू कुत्ते का सदमा था, छात्रा ने फंदा लगा लिया उसके चक्कर में। इसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं करी इस रिपोर्टर ने, कुछ नहीं देखा कि वो क्या हालात थे उस बच्ची के परिवार में जिसकी वजह से वो इतनी अकेली हो गई कि कुत्ता नहीं है तो उसको कुत्ते से भी बदतर लोग मिले हुए थे क्या? इसका मतलब उसका एकमात्र सहारा उसके घर में कुत्ता था, उसका मां और उसके बाप को उन्हें कुत्ते से भी बदतर मान लिया है। इसका तो यह मतलब निकलता है ना। और उस आदमी ने यह नहीं चेक किया रिपोर्ट लिखने से पहले कि भाई तुम ये पता तो कर लो एक्चुअल स्टोरी क्या थी। जो मां बाप ने बोल दिया, उसने छाप दिया, और उसको छापने से इंपैक्ट क्या पड़ेगा? अगर कोई 10वीं क्लास की लड़की, कोई बच्ची 8वीं क्लास की, कोई 6ठी क्लास की बच्ची अगर ऐसा कर रही है, उसको पढ़ रही है, उसको आइडिया मिल रहा है कि अगर आपका कोई प्रेमी, आपका कोई भाई, आपका कोई परिवार का आदमी मर जाए तो तुम भी फंदा लगा लो, उससे ये सुन रहा है वो बच्चे को थोड़ी मालूम है कि उसने गलत किया कि सही किया। उसने तो ये कहा कि ऐसा किया बस। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि बच्चा होता है भैया जी, उसकी तरह क्या बोलेंगे उसको, हैं? स्पंज की तरह, रुई की तरह, स्पंज जो सोख लेता है। पानी में डालो पानी सोख लेगा, कलर में डालो कलर सोख लेगा, शहद में डालो वो शहद को सोख लेगा, वो जिसमें डालोगे सोख लेगा। आप लाल रंग में डालोगे लाल रंग सोख लेगा, हरे रंग में डालोगे हरा रंग सोख लेगा। आप उसको बता नहीं सकते कौन सा रंग बढ़िया है कौन सा खराब है। उसको सोखने से मतलब उसका काम यह, बच्चा एक स्पंज की तरह है, उसका दिमाग हर चीज सोखता है, हर चीज। यदि रामायण से वो ये सीख रहा है कि राम ने अपने बाप के वायदे के लिए 14 बरस का वनवास काट लिया था,
तो वो उसी रामायण से ये भी सीख रहा है कि आपके घर में अगर किसी की लड़की को कोई छेड़ दे या कोई उसकी नाक काट दे तो उसकी घरवाली उठा लाओ। वो यहां से ये भी सीख रहा है भाई। ऐसा नहीं है कि वो नहीं सीखेगा। आप कह दोगे कि यार बच्चे को अपने विवेक से काम लेना चाहिए। नहीं भैया, नहीं होता विवेक। बच्चे का विवेक नहीं होता है। उसके दिमाग में कहीं पीछे एक बात चली गई कि किसी की लड़की, किसी की औरत को उठाया जा सकता है। जब टीवी के अंदर ये आएगा कि ऐसा होता है तो उसे लगता है कि मेरे घर में भी ऐसा हो रहा है। आप 4 दिन ऐसे एपिसोड देख लो टीवी के ऊपर जिसमें जो पत्नी है वो प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दे, आपको अपनी पत्नी पे शक होने लग जाएगा भैया। हैं? हम लोग कुछ भी देखने लग जाओ यार, आपको वैसे ही फीलिंग आने लग जाएगी कि मेरे घर में भी ऐसा ही हो रहा है। ये सबकॉन्शियस में अपने आप जाता है। इसलिए शब्दों के अंदर वो ताकत है कि वो आपकी सोच को बदल, यानी कि फ्रीक्वेंसी में भी ताकत है। आपके जो संगीत है उसकी फ्रीक्वेंसी को भी बदला गया है। आपकी जो मानसिक हालत है ना, आप यहां आते हो, आप इस जगह पर बैठे हो, 5 दिन से आप यहां पर हो, आज आपका 5वां दिन है। 5 दिन में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको पहले जितना गुस्सा आता था और अब नहीं आया? यहां है कोई ऐसा? ये देखो, किसी को गुस्सा नहीं आया। ऐसा कोई है जिसको पहले थोड़ी बहुत टेंशन रहती और यहां आके टेंशन सारी गायब हो गई हो? ये क्या है? इट्स ऑल फ्रीक्वेंसी बेसिकली। जो फ्रीक्वेंसी हम आपस में एमिट कर रहे हैं अपने दिमाग से, हम जो बोल रहे हैं वो जैसे भाव के साथ बोल रहे हैं, उस हर तरंग का अपना रोल होता है। ऐसा क्या है कि आपको एक पर्टिकुलर कमरे के अंदर जाकर के फ्रीक्वेंसी आपकी खराब हो जाती है, आपकी मौसम खराब हो जाता है। एक व्यक्ति को सामने से देख के चिढ़ उठती है, एक व्यक्ति को देखते ही चेहरे पे स्माइल आती है। सारा का सारा हमारी प्रोग्रामिंग का तो खेल है। तो जो भी उसमें लिखा जाएगा वहां से हमारा दिमाग एक फ्रीक्वेंसी को पकड़ना शुरू करता है, और वैसे ही हालात आएंगे तो हमको वैसे ही हालात में वैसे ही रिस्पॉन्ड करने के लिए हमारा दिमाग अपने आप हमको मोटिवेट करता है। जैसे अगर मैं एक बार ऐसा बोल दूं कि भारत की हुंकार है, अपने आप निकलेगा मुंह तय। मतलब आप अगर सोए पड़े हो और मैं बोल दूंगा या कोई और बोल देगा तो अपने मुंह से अपने आप जी करेगा कि मैं बोलूं अगली लाइन अपने आप से ही। जरूरत ही नहीं है आपके लिए एक्स्ट्रा कुछ भी करने की। ये रिस्पॉन्स इस तरह से आदमी को तैयार किया जाता है किसी खास माहौल में एक्टिवेट करने के लिए और उसको काम करने के लिए। इसीलिए लोग कहते हैं कि यार यू आदमी ना ब्रेन वॉश करके भेज जोड़ता है। वो बाकी आप देख लियो भाई, निगाहों में बला रहेगा ब्रेन वॉश करे हुए फटे तुम। ठीक बात। अगला पेज नंबर 4, आपने देखा पूरे के पूरे पेज पर या तो शेयर मार्केट है या अंबानी का पालतू कुत्ता है ना? और उस पूरे के पूरे देखो, अगर अखबार में खबर छपेगी तो भैया जी अगर एक पार्टी के कैंडिडेट को अगर जगह मिलेगी तो उसके पैरेलल में जितने कैंडिडेट संभावित हैं जो कंपटीशन में हैं उन सबको जगह मिलनी चाहिए, और बाकियों का भी कम से कम नाम आना चाहिए कि वहां से कौन उसके खिलाफ लड़ रहा है, उसकी क्या पॉलिसीज हैं, उससे भी सवाल पूछा जाना चाहिए, इनसे भी सवाल पूछा जाना चाहिए। और उनके सवाल आप देखो एक बारी गौर से, पूछा कुछ और है, जवाब कुछ और ही आ रहा है घूम फिर के। तो यहां से एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये एडवर्टीजमेंट है, ये कोई खबर नहीं है। साफ साफ दिखाई, पहले 4 पेज तो हैं ही एडवर्टीजमेंट्स के, लेकिन इसमें नीचे एक खबर है जो बड़े काम की है। उसमें लिखा है कि यूरोप घरेलू निवेशकों ने रोकी सेंसेक्स में भारी गिरावट। अभी अभी सेंसेक्स की मदद से, शेयर मार्केट की मदद से भारत के लोगों का, दुनिया भर के निवेशकों का, आम निवेशकों का, जो घरेलू निवेशक थे, घर में बैठे शेयर मार्केट खेलते थे, उनका लगभग 6-7 लाख करोड़ रुपया डुबोया गया था। आपने देखा होगा 7 लाख करोड़, 7 लाख करोड़ रुपया घरेलू निवेशकों का। अब वो शेयर मार्केट डाउन आ गई, वो शेयर सस्ते हो गए, यूरोपियंस ने फिर बेचने शुरू कर दिए, घरेलू निवेशकों ने फिर खरीदने शुरू कर दिए। यानी जो बर्बाद होने से बच गए थे वो अब सस्ता होने पर अब खरीद रहे हैं। जब खरीदेंगे
उनसे थोड़ा प्रॉफिट होगा, फिर प्रॉफिट होगा, फिर प्रॉफिट होगा, फिर सारा लगा देंगे, क्योंकि उनके पास रियल टाइम डिजिटल बनाया हुआ आपका पूरा एनालिसिस है। उनके पास वहां पूरा एल्गोरिदम है कि इस वक्त भारत के इतने निवेशकों ने अपने अकाउंट में पड़े हुए इतनी % अमाउंट को इस टाइम निवेश कर दिया है, उस दिन मार्केट एकदम फिर ढम आ जाएगी, फिर 10 लाख करोड़ डूब जाएगा। बड़े इंडस्ट्रीज का किसी का नहीं डूबेगा, आम निवेशक का डूबेगा। जो असली इन्वेस्टर हैं, जो असली निवेश कर रहे हैं, वो सब कंपनियों की तरफ से करते हैं। तो वो दिखाने के लिए एक खबर आ जाएगी कि फलाने बड़े टाटा के भी 1 लाख करोड़ डूबे, अपने 10 लाख करोड़, उसका 1 लाख करोड़, कोई बात नहीं, उसका तो नाश होया बढ़िया, आप इसमें राजी हो जाएंगे। फिर हमें क्या लगता है, हमारे तो 10,000 थे, 20,000 थे, 50,000, हमारा तो 1 लाख ही था, कोई फर्क पड़ा भाई, उसके इतने भी तो डूबे हैं। वो पैरेलल में एक खबर आ जाएगी कि वो किसी और के ज्यादा डूबे हुए से हमें अपने डूबने, हमें अपना नुकसान थोड़ा लगता है, लेकिन ये नहीं देख पाते कि आपको लपेटा गया है पूरा गेम प्लान के साथ। ठीक है जी, अगली खबर, नेक्स्ट खबर ये है उसी में के साथ कि टेस्ला, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट में जारी रहेगी छटनी, नौकरियां गायब होती रहेंगी। 10% नौकरी अभी हटाएंगे। अप्रैल में 500 लोगों की छुट्टी करी थी। गूगल ने अभी पिछले साल 12,000 लोग नौकरी से हटाए थे। माइक्रोसॉफ्ट में भी मेरे ख्याल 11,000 लोग तो एक ही चंक हटाया था, और धीरे धीरे वहाँ से एम्प्लॉयज़ हटाए जा रहे हैं। अमेजन में जहाँ 11,000 लोग काम करते थे, वहाँ मात्र 100 लोग काम कर रहे हैं इस वक्त। 11,000 लोगों का काम रोबोट ने ले लिया है ऑलरेडी अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी जगह पर। यानी कि नौकरियां आने वाले टाइम में नहीं हैं, ये वो पहले से आपके दिमाग में डाल रहे हैं, आपको उसके लिए तैयार होने को बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं। और भाई साहब मैं आपको बताऊं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक डिबेट के अंदर एक बड़ा इन्वेस्टर तो यह भी बोल चुका है कि जो व्यक्ति के पास एआई से जुड़ी हुई स्किल नहीं होगी, वो यूजलेस ईटर है, वो यूजलेस पॉपुलेशन है। आपको वो यूजलेस बोल रहा है, बेकार, कति किसे खाते की नहीं। गॉट इट? और उसको वो कह रहे हैं, हमारे देश के लोग भी बोल रहे हैं। और एक और कमाल की बात है, आप इसको समझिए, इसमें एक लाइन लिखी है कितनी कमाल की इस खबर के अंदर। इसमें लिखी है, जिन कंपनियों में छंटनी होनी शुरू होती है, उन कंपनियों में अगले साल स्वेच्छा से नौकरी छोड़ने वाले 50% तक बढ़ जाते हैं। यानी जितने नौकरी कर रहे होते हैं, आधे अपने आप छोड़ देते हैं कि इससे बढ़िया। वो क्या करते हैं, स्विच कर जाते हैं किसी दूसरी कंपनी में लो स्केल पर। उनको पता है कि नौकरी तो जाने वाली है, छटनी पे तो आ गई है कंपनी। तो ये एक कंपनी की नहीं, दूसरी कंपनी की। अब जब वो कहते हैं कि जब गूगल ने छटनी कर दी, जब टेस्ला ने कर दी, जब माइक्रोसॉफ्ट ने कर दी, तो दूसरी कंपनियां भी करेंगी, तो फिर क्या होगा? अब तो अमेरिका में भी तो लाग रहे हैं, ओडे भी तो लॉकडाउन लाग रहा है, ओडे भी तो बैंक बंद होने लग रहे हैं, ओडे भी तो लठ लागन लाग रहे हैं, ओडे भी तो इंजेक्शन लागन लाग रहे हैं, ओडे भी तो मरन लाग रहे हैं। नहीं कहा थे आप? हाँ, होंडा में भी ऐसे ही हुआ था, प्लांट ही बंद हो गया। ठीक है जी, अभी लॉकडाउन किस लिए लगा? सारी गाड़ियों के प्लांट, मोटरसाइकिलों के प्लांट, दूसरे प्लांट जितने भी थे, कंपनियां, वो सारी बंद हो गई। सारे के सारे जो वर्कर थे वो अपने गांव में चले गए, पैदल चले थे, आपने देखा होगा। और उसके बाद में जब दोबारा से लॉकडाउन खुला तो उनको वापस नहीं बुलाया गया। उन्होंने मान लिया कि नौकरी तो गई लॉकडाउन की वजह से, लेकिन असल में उनका काम वहाँ ऑटोमेटेड जो डाई फॉर्मेशन था और कंप्यूटराइज सिस्टम था और रोबोट था, उन्होंने पकड़ लिया। अब वहाँ आदमी की ज़रूरत नहीं है वो काम करने के लिए, जो पहले आदमी उठा करके सामान रखा करता था। अब वहाँ ऑटोमेटिक वो सब मशीनें लग गई हैं। और इसको वो 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बोल रहे हैं, और इसको हम लोग स्वीकार कर रहे हैं। हम लोग ज़मीनें भी इस चक्कर में बेच रहे हैं कि इंडस्ट्रीज़ में जाएंगे। हमको उन्होंने ट्रेडर बना दिया है, हमको उन्होंने खरीदने और बेचने वाला। हमारे गांव में जाओगे आप, अपने गांव में जाओगे, लोगों से बात करोगे, स्किल की बात करोगे, स्किल के लिए बच्चे को मेंटली तैयार नहीं किया गया बचपन से, इसलिए बड़ा होकर के वो कोई दुकान खोलना ज्यादा पसंद करता है कि दुकान खोल लेता हूं, कुछ खरीद के बेच लेता हूं, है ना। और अगली स्किल वाला अगला पॉइंट आ गया, पेज नंबर 5 पे पहली खबर है, स्किल्स के आधार पर हो रहा है रिक्रूटमेंट।
अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के साथ करें स्पेशलाइजेशन। इसका क्या मतलब है? देखो, अखबार के पन्ने पर पहली बड़ी खबर, और वो ये कह रही है कि आपकी जो सिलेक्शन होगी कंपनी में वो स्किल के आधार पर होगी। इसीलिए जब भी आप कोई ग्रेजुएशन करें या पोस्ट ग्रेजुएशन करें तो उसमें स्किल जरूर लें, स्पेशलाइजेशन जरूर लें। तो आपका जो छोटा कस्बा है उसके कॉलेज में जो कोर्स है उसमें स्पेशलाइजेशन है क्या? दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी 80% स्कूल कॉलेजेस के अंदर नहीं है, बल्कि 90% कहूंगा। कुशेत्रा में तो कड़े पाओगा, चंडीगढ़ में तो कड़े पाओगा, तो कहीं भी नहीं है। या तो प्राइवेट इंडस्ट्री, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में है थोड़ा बहुत, सरकारी में तो बिल्कुल नहीं है। तो अब जिन बच्चों का वहां एडमिशन होगा वो तो पहले ही मान लेंगे कि हम तो बेकार हैं, तो इसीलिए वो यूनिवर्सिटी के बाहर कहीं फिर चरस बेचने वाले को ढूंढ लेंगे और अपना 3 साल चरस फूंक के आ जाएंगे। उसके बाद वो किसी लायक बचेंगे नहीं। यही हो रहा है ना। मतलब आपकी पॉपुलेशन को, आपके बच्चे को एहसास करा दिया जाएगा कि आप किसी लायक नहीं हो, तो आप मांगोगे ही नहीं। लॉकडाउन के दौरान जिन बच्चों को पास किया गया था वो बच्चे कभी बड़े होकर अपने रोजगार मांग सकते हैं? मांग ही नहीं सकते भाई। चलिए अब अगली खबर सुनिए, ध्यान से देना कि एक एक खबर के ऊपर अपने को, क्योंकि जब जैसे ही खबर आएगी अपने को एकदम 360 डिग्री देख जाना है। जोधपुर में 150 करोड़ रुपए की एमडी ड्रग्स मिली, मेहंदी के नाम पर बना रहे थे। कितने सारे फायदे हैं इस खबर के उनके लिए। पहले मुझे यह बताओ, क्या पुलिस को अपने आसपास बिक रही ड्रग्स की और ड्रग्स बेचने वाले लोगों की जानकारी नहीं होती है? हाँ जी, कौन कौन मानता होती है? सब मानते हैं कि होती है उनको जानकारी, उनका हिस्सा जाता है। सबको मालूम है, प्रशासन के अंदर लोग मिले, नेता उनके साथ मिले, सब मिले हुए हैं ना। इसका मतलब यहां ड्रग्स बन रही थी यह भी मालूम है। तो या तो कोई लेन देन में, हिसाब किताब में गड़बड़ करती थी, हिस्सेदारी कम दी होगी, ज्यादा देनी होगी। अच्छा, इलेक्शन की वजह से, हाँ, कि भाई ईमानदार हो गए हैं। अच्छा, उसकी फोटो भी आई है कि हम ईमानदार सरकार हैं। ठीक है। अच्छा, कमाल की बात यह है कि हमने खबर पढ़ ली और हमें लगा कि ये तो पुलिस अपना काम करने लग गई है, वही ड्रग्स पकड़ लिया। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, अगर कहीं 1 किलो ड्रग्स पकड़ी जाए, अगर कहीं 2 किलो, 50 किलो, 100 किलो ड्रग्स पकड़ी जाए, तो ये समझ लेना कि कहीं और 20,000 किलो ड्रग्स ट्रांसफर हो रही है। सबका ध्यान उस 1 किलो ड्रग्स पर है, लेकिन वहीं कुछ और हो रहा है अल्टीमेटली। समझ आ गई है कि नहीं आ गई है? जैसे चोरी अगर गांव के इस वाले सिरे पर करनी हो तो चोर पुलिस को बोल देगा कि भाई अब की बार उधर जाना है तो अपनी गश्त उधर लगा लो, तो मैं अपने 3 आदमी वहां लड़ाई करने के लिए भेज रहा हूं। तो चोर के साथ ही 3 आदमी गांव के परली साइड में लड़ाई करने लगेंगे। वहां पुलिस को कोई फोन करेगा, पुलिस वहां जाकर खड़ी हो जाएगी, तब तक वहां से हाथ साफ हो जाएगा। गॉट इट? जब ऐसे 150 करोड़ की ड्रग्स अगर यहां मिल रही है तो कहीं ना कहीं 1000 करोड़ का, 2000 करोड़, 10,000 करोड़ का कहीं ना कहीं सौदा हो रहा है। ये अपने दिमाग में फिट बिठा लो। ऐसे नहीं कोई पुलिस कार्रवाई करती है किसी ड्रग्स के धंधे करने वाले के ऊपर। पुलिस की औकात नहीं है, किसी ईडी, सीबीआई, सीआईडी की औकात नहीं है किसी ड्रग्स के धंधे वाले को छेड़ दे, क्योंकि ड्रग्स के धंधा करने वाला आदमी सत्ता में बैठा है, राज कर रहा है, उसके हाथ में पुलिस है। तड़ी पार जहां बैठा हो वहां ड्रग्स वाले को कोई टेंशन हो सकती है क्या भाई साहब? नहीं समझेगा? इसलिए ये गलती मत कर जाना कि ड्रग्स वाले को पकड़ा है पुलिस ने, उसने पकड़वाया होगा खुद को। हाँ, वो लोगों में जब कोई भावना आ जाए कि पुलिस कुछ नहीं कर रही, न्यायालय कुछ नहीं कर रहा, तो एक खबर उनको फ्लोट करनी होती है। लोगों को लगना ओहो नाइब तो रह रही है भाई, पूरा नाश नहीं हुआ। वो फीलिंग भी तो देनी होती ना लोगों को। ठीक है जी। खबर नंबर, पेज नंबर 6 पे खबर है,
देखना ध्यान से, यहां दो खबरें हैं। इस पेज नंबर 6 पे गौर से देखना। जब आप देखोगे इस वीडियो को देखोगे तो आप, आज की तारीख कितनी, आज 13 मई 2024 की तारीख को देखोगे तो उसमें इस पेज नंबर 6 के ऊपर एक खबर है, 50,000 लोगों की फोटो दिखाई दे रही है। दूर तक चौड़ी सड़क के ऊपर कहीं तक, जहां तक जाओ आदमी ही आदमी है। फ्लैश लाइट में वो सरकार के खिलाफ एक प्रदर्शन कर रहे हैं। उसकी खबर छपी है मात्र 4 लाइनों में, एक कॉलम और 4 लाइन हल्की सी साइड में, और लिखा हुआ है कि जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी के यूरोप स्क्वायर पर प्रदर्शन हुआ लगभग 50,000 लोगों का। तो अखबार को मालूम है कि 50,000 लोग हैं, लेकिन बराबर में इतनी बड़ी खबर छपी है 4 कॉलम की, और नीचे पूरा लंबा दूर तक उसकी हेडलाइन है कि पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर में हालत बेकाबू। वो कश्मीर इतना सा है, वहां पूरे देश की सरकार के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, वो इतना सा, और पाकिस्तान जो इतना सा है उसकी खबर इतनी। पाकिस्तान नहीं बल्कि वो कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात हो रही है, पीओके की बात हो रही है। पीओके की खबर इतनी बड़ी उनके लिए। मतलब ये समझ आ रहा है आपको, छोटी खबर और बड़ी खबर का भी खेल क्या है। उसमें क्या हो रहा है कि वहां पर एक बिल पास किया है सरकार ने, जॉर्जिया की सरकार ने, जिसका नाम है फॉरेन एजेंट बिल। उसमें वहां के लोग ये कह रहे हैं कि एक ऐसा कानून लेकर के आ रही है सरकार जो बिल्कुल रशिया की तर्ज पर है कि वो अपने राजा की बुराई नहीं कर सकता। ये तो भारत में भी हो रहा है भाई, ऐसा ही कानून इंडिया में भी बनने की तैयारी चल रही है। पता आपको कि आप सरकार के बनाए हुए नैरेटिव के खिलाफ नहीं बोल सकते। यानी ये पूरी दुनिया में पैरेलल में चल रहा है। ये जैसे आरबीआई पूरी दुनिया में पैरेलल में आए, आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक, जैसे बैंकिंग पूरी दुनिया में पैरेलल आई, गुलाम पूरी दुनिया में पैरेलल हुए, डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में पैरेलल आई, पुलिस पूरी दुनिया में पैरेलल आई, कानून पूरी दुनिया में पैरेलल आए, ऐसे ही ये जो चल रहे हैं सरकारें बनने का और कानून बनाने के ये गेम, ये बस 2-4 साल के आगे पीछे। कोई कानून यहां हो ना, उसका सर्च करके किसी दूसरे देशों का कानून चेक करो कि वहां कब हुआ पास, आपको पता चलेगा वही 5-10 साल के हेर फेर में हुआ। उनके फेवरेबल सरकार जब बनी उन्होंने बना दिए कानून, उस साल नहीं थी उनके फेवरेबल में, वहां लॉबिंग नहीं हो पाई तो अगले प्लान में बना देंगे। उनको कौन सा जल्दी है भैया। नींद आ गई? भारत की हुंकार है, नहीं आई, इसका मतलब अभी नहीं आई, चेक कर। ठीक, यहीं पर एक बड़ी खबर है कि मणिपुर के म्यांमार के घुसपैठियों ने 996 गांव बसा दिए। वहां का सीएम बोल रहा है मणिपुर का 996 गांव, 1000 गांव बसाना सैली बात है, लेकिन वहां वांगचुक लड़ाई लड़ रहा है। 90,000 स्क्वायर किलोमीटर पर चाइना ने कब्जा कर रखा है। इंडिया की जमीन में से 90,000 वर्ग किलोमीटर, थोड़ी जमीन हो गए, 90,000 किलोमीटर मतलब 300 किलोमीटर न्यू, 300 किलोमीटर न्यू, इतने एरिया पे चाइना कब्जा कर चुका है पिछले 5 साल में। वहां वो प्रदर्शन कर रहे हैं सारे लोग लद्दाख के कि इस बात ने भी तो लिखो, लेकिन कोई अखबार एक भी लाइन नहीं लिखेगा, है कि नहीं। वहां घुसपैठिए आ रहे हैं, यहां रोहिंग्या आ रहे हैं, उनको घुसपैठियों के लिए, रोहिंग्या के लिए इस्तेमाल करके वोट बैंक में कन्वर्ट करना है। वहां पर आवाज उठानी है, कोई नया कानून लेकर आना है ताकि लोगों की नाक बंद करी जाए। वहां चाइना के सामने बोलने की औकात नहीं है। और चाइना को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर छपी है, वो किधर छपी है मैं अभी दिखा दूं, वो पेज नंबर 12 पे छपी है, और बहुत बड़ी खबर छपी है, और उसमें लिखा है अमेरिका को पछाड़ के भारत का सबसे बड़ा कारोबारी पार्टनर बना चीन। या तो ये जमीन उसको दी जा रही है, मतलब उसी खबर के ऊपर आप किसी की जमीन को जबरदस्ती कब्जा करने वाला खेल भी छाप रहे हो। हमारे देश में जो चाइना वो जमीन को कब्जा कर रहा है उसको नहीं छाप रहे हो, और चीन को भारत का पार्टनर बता रहे हो। ये बड़ा गजब का दोगला स्टैंडर्ड है भास्कर का भैया, है। वेनेजुएला वाला जो खेल था, जो कह रहे हैं कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं और खत्म हो गए हैं 5 ग्लेशियर वहां से,
वो आपको बता रहे हैं जलवायु परिवर्तन हो रही है, जलवायु परिवर्तन का कहर है। रियलिटी में वो आपको तैयार कर रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन के नाम पर आने वाले टाइम के लॉकडाउन के लिए आप तैयार हो जाओ। लेकिन अब जब अगर लोगों को अखबार पढ़ना आ गया तो वो ये भी पूछेंगे कि जो ये तुम्हारी फैक्ट्रियां चल रही हैं, इनकी वजह से कोई धुआं नहीं निकलता है क्या? मेरी गाड़ी ही धुआं फैलाती है क्या? ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ी तुम बना रहे हो हरामखोरो, ये इलेक्ट्रिक गाड़ी कितना प्रदूषण बनने से पहले कर चुकी होती है, जितना प्रदूषण तो पेट्रोल की गाड़ी 50 साल में नहीं कर पाती, उतना तो वो बनने से पहले कर देती है। ये जो सड़कें तुम बना रहे हो, इन सड़कों को बनाने के लिए जो तुम सीमेंट, रोड़ी, बजरी, रेत तुम पहाड़ों को काट के ला रहे हो, काटने के लिए कितने क्रेशर तुम बना रहे होगे, कितने वहां पर ट्रक जा रहे होंगे, कितना लोहा बन रहा होगा, कितना प्रदूषण फैल रहा है, ये नहीं पता तुम हमारे लिए ऐसा इंतजाम क्यों नहीं कर देते कि हमें गांव से बाहर ही ना निकलना पड़े? हमारे गांव के अंदर रह करके हमको शिक्षा दे दो, वहीं पर हमको नौकरी दे दो, हमको बाहर ही ना जाना पड़े, हमें किसी सड़क की आवश्यकता ही नहीं पड़े, हमको किसी रोड की जरूरत नहीं है। विकास का पैमाना नहीं है, विनाश का पैमाना है ये रोड और रेलें, जो जितने भी यातायात के साधन हैं। आपका बैल है, आपका घोड़ा है, वो इन सड़कों पर चलेगा, सारे खुर खत्म हो जाएंगे नीचे से। आपको कच्ची जगह दे नहीं रहे, छोड़ ही नहीं रहे कहीं पर कच्चा, पानी नीचे ना चला जाए बस गलती से भी कहीं का पानी खेत में तो लेयर बना दो केमिकल की कि वो नीचे ना जाए, और सड़कों को पक्का कर दो, नहरों को पक्का कर दो। सारी नहरें नीचे से पक्की कर दी हरामखोरों ने कि नीचे का पानी ना थोड़ा बहुत भी ऊपर चला जाए। और उनको मालूम नहीं था कि जब टूटी का पानी दिन रात सुबह 3 घंटे और शाम को 3 घंटे 4 घंटे फ्री चलता होता था, उनको पता नहीं था कि नीचे का पानी खाली हो रहा है। वो पानी खाली किया जा रहा था क्योंकि आपको पानी के लिए तरसाना है। इट्स अ प्लान्ड गेम। तो आपको समझना होगा, जल जंगल जमीन जानवर की जो लड़ाई जनता सरकार मोर्चा ने शुरू करी है, ये लड़ाई इन लोगों ने स्कैरसिटी लेकर आ रहे हैं ये लोग, मतलब। और हम लोगों को ये लड़ाई लड़नी है कि वापस इसका कब्जा गांव को कैसे देना है। अगर ये नहीं समझे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये पानी की हो, चाहे प्रदूषण की हो, चाहे सड़कों की हो, चाहे एनवायरमेंट की हो। अभी इनके पास आप लोगों ने वो लेंस के साथ कागज जलाया था ना, बीड़ी पीने वाले बीड़ी लगाया करते थे उससे, है ना? तो भैया जी ग्लेशियर पे नहीं आ सकती वो आंच ऊपर से। एक बड़ा सा लेंस 4 झाजा में ले जाकर ना ग्लेशियर ने नहीं पिघला सकते क्या? कुछ नहीं लगता भाई, वो ग्लेशियर में इतना पानी हो जाएगा, यहाँ टिहरी बांध एक बार तोड़ दो, सारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश हरियाणा सब न रगड़ देंगे। उधर से बाखड़ा न तोड़ दो, सारा पंजाब रगड़ देंगे, सब लोग मर जाएंगे, फिर कब्जा कर लो, पलायन कर जाएंगे। पलायन पर्पज है इनका। सारा पंजाब खोखला कर दिया इन लोगों ने, हरामखोरों ने। सारी जवानी खो दी इनकी। जब सरदार वहां से नहीं जा रहे थे, अपने बच्चों को नहीं भेज रहे थे क्योंकि मोटे मोटे जमींदार थे, उन लोगों ने उनके नौजवान बच्चों को नशे की गर्त में पहुंचा दिया। फिर माँ बाप को आखिर में डर के और घबरा करके यही कहना पड़ा, ओ पुत्ते दत्ते नशा बहुत हो गया, तू कनेडा ही चला जा यार, तू बाहर ही चला जा, इधर टुर जा, लंघ जा इधर। वो अपने बच्चों को मजबूरी में भेज रहे हैं। अब बूढ़ा बूढ़ी रह गए हैं, वहां पर भी सारे के सारे पलायन करे हुए लोग हैं। अब सरकार कब्जा करने जा रही है जमीनों के ऊपर। तो इट्स ऑल प्लान्ड। अपने को एक बात हमेशा याद रखनी है, पिछले वाले का तो हमारा स्लोगन था, हम लोग पिछले 5-6 दिन हम लगातार एक ही बात बोलते थे कि हम बोला करते थे एवरीथिंग इज प्लान्ड, एवरीथिंग इज प्लान्ड। सब कुछ प्लानिंग के तहत हो रहा है। अगली खबर आ रही है पेज नंबर 12 के ऊपर। 2023 में, पिछले साल यानी कि, हर चौथा भारतीय वॉइस क्लोनिंग से ठगी का शिकार हुआ। इट्स एन इंपॉर्टेंट न्यूज। आप सबने भी इसके ऊपर डिस्कशन किया था, आपने भी बोला था हर चौथे भारतीय का मतलब है 25% पॉपुलेशन। यानी यहां अगर 200 लोग बैठे हुए हैं तो उसमें से 50 लोग ठगी का शिकार हो जाने चाहिए। इस हिसाब से हमने कोई छांट के थोड़ी बुला रखे कि एक मोहल्ले के लोग हैं सारे के सारे, ये सारे देश से आए हुए लोग हैं, रैंडम सैंपल है, कह के नहीं बुलाए हुए हैं। तो इन लोगों में से कम 50 लोग होने चाहिए जो ठगी का शिकार हुए हैं पिछले साल। आप में से कितने हुए हैं बताइए हाथ खड़ा करके? 1 2 3 4 5 6। ऑनलाइन ठगी। तो फिर यार ऑनलाइन ठगी की बात हो रही है। वॉइस क्लोनिंग से मतलब कंप्यूटर बोल रहा है और आप उसको ओटीपी दे दो। 2 3 4 5
200 में 5 लोग, कितने परसेंट हुआ? 2.5%। वो बता रहे हैं 25%, 10 गुना बता रहे हैं। ठीक है, ये एक सैंपल पता करने का है, कहीं भी पूछ लो जाके गांव में कितने लोगों को। अरे वो तो हम लोग भी क्यों हुआ, लालची थे इसलिए हुआ। कन्फर्म है 100% लालच के चक्कर में हुआ, डर के चक्कर में नहीं हुआ। मतलब वो लालची थे, वो फंस गए। अब ऑनलाइन ठगी का शिकार नहीं हुए हैं, वो अपने लालच में उन्होंने अब दान दिया। हो तो कि इनको ज्यादा मिलेगा तभी तो दान दिया ना। मैसेज तो सबके पास आया हुआ है ना, आप सबके पास, कि आप इतने की लॉटरी जीते हो, आप अपना नाम भेज दो, आपके पास ईमेल आई हुई है, आपके इतने का मतलब प्राइज भी नहीं है। वो सबके पास, किस किस के पास आया एक बार तो, और सबके पास आया, ठगी का शिकार नहीं हुए। लेकिन अच्छा, जब ये मैसेज आपके पास आया है तो नेता के पास नहीं गया होगा, नेता को पता नहीं होगा वो कहां से आया मैसेज, वो नहीं पता होगा, उसका आईपी एड्रेस क्या है वो नहीं पता होगा। सब इनके कहने से ही चलता है। तो एवरीथिंग इज प्लान्ड। समझ गए ना? यानी कि इनको मालूम है कि ऑनलाइन ठगी कौन कर रहे हैं, कब इनको ऑनलाइन ठगी बढ़ानी है, कब रोकनी है। अभी देख लो, जब इनको कत्ल करवाने होंगे तब चाकू के प्रहार आएंगे, खबरों में चाकू ही चाकू चलेगा। सीसीटीवी कैमरे के बखान करने होंगे तो खबरें देखोगे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था इसलिए पकड़ा गया। लेकिन कोर्ट में किसी भी अपराधी को सजा मिली हो वो खबर नहीं आएगी, वो छोटी सी आएगी, ताकि आप लोग ये मानते रहो कि कोर्ट को अपना काम नहीं कर रही है। भाई क्या करें, मजबूरी में हमको पिसना पड़ रहा है। आप मान लो कि आपकी किस्मत ही खराब है, आप मान लो बाकी देश के साथ ठीक हो रहा है, बस मेरा टाइम खराब है। असलियत में सबका ही खराब चल रहा है, लेकिन आदमी को लगता है मेरा खराब चल रहा है। ठीक है ना? क्योंकि अखबार में तो आ रहा है कि भाई देखो यहां भी चोरी और यहां भी, और चल मेरे घर कम से कम चोरी नहीं हुई, चल मेरे घर कम से कम लठ नहीं बजे, चल मेरे घर में कोई ट्रक नहीं घुसा, चल कम से कम इतना तो बच रहा हूं, कोई बात नहीं, कोर्ट में मेरे खिलाफ आ गया तो ये जो क्लोनिंग है, ये असल में क्या कर रहे हैं, ये आपको डिजिटल करेंसी की तरफ लेकर जाने के लिए ऑनलाइन को बंद कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा एटीएम में अब पैसे नहीं मिलते हैं, एटीएम में कैश नहीं मिलता है। पहले आपको बैंकों से बाहर निकाला कि बैंक के बाहर से ही काम नहीं करो, जमा कराने का काम और निकलवाने का काम एटीएम से ही करो। अब कह रहे एटीएम से मत करो, फोन से करो, घर पे बैठे बैठे करो। अब एटीएम की तरफ जाने की आवश्यकता नहीं है, अब फोन से करो। थोड़े दिनों के बाद अब कहेंगे इंटरनेट की भी जरूरत नहीं है, थोड़े दिन में कहेंगे अभी देखना कि पैसे निकलवाने और जमा करवाने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ फोन में नेटवर्क होना चाहिए। और फोन में नेटवर्क उनका होगा जिन्होंने वोट करी होगी, और वोट जिन्होंने करी होगी वो गुलाम। अभी आएगा ना? हाँ, तो जिन्होंने नहीं करी वो तो बच गया, कह के दिखाइए मैं गुलाम नहीं हूं। उसी के लिए, अपने को आजाद होने के लिए ही हमको और लोग जोड़ने पड़ेंगे जो इसी मानसिकता के हैं। अगला आ गया जी, ध्यान से, इसी पेज नंबर 12 पे, कि बीएससी की डिग्री डाटा साइंस से करी किसी ने, 2500 छात्रों को जॉब और प्रमोशन मिल गए, 2500 बच्चों को मिल गए। और उसमें कौन कौन लोग हैं? गृहिणी, डॉक्टर, और भाई नौकर, गायक, हरि कथा गायक। उन्होंने आईआईटी मद्रास से जुड़े, मतलब उन्होंने क्या किया, ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया, ये जो इसके अंदर क्या बोले, बीएससी डिग्री इन डेटा साइंस। ठीक, और उनको मिल गए, और 25 कोर्स पूरा होने से पहले 25 लाख रुपए तक का पैकेज मिल गया। अभी देखो, गांव का आदमी इसको पढ़ेगा तो क्या सोचेगा, मैं भी ये वाला कोर्स ज्वाइन कर लूं। ये कोर्स ज्वाइन करके वो क्या बनेगा? डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट का क्या है कि आप जो भी फोन से जो आपको डेटा दिया जाए उसको एनालाइज करके, एनालिसिस करके, या उसको मैनेज करके एक जगह से दूसरी जगह शफल करके मशीन को सिखाना है कि ये काम कैसे करना है।
वो जो इक्विपमेंट आपको दिया जाएगा, वो जो सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में डाउनलोड किया जाएगा, जो एप्लीकेशन डाउनलोड की जाएगी और जो उसके अंदर खुलेगी, उस एप्लीकेशन का कनेक्शन सीधा एआई से होगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके काम को सीखेगी। आप अपने कंप्यूटर पर, मोबाइल पर, लैपटॉप पर जो भी कर रहे हो और वो इंटरनेट से जुड़ा है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको 24 आवर सीख रही है कि एक्सेल में कैसे काम करना है, वहां कैसे करना है। तो हर एक्सपर्ट को वो सीख रहा है। इसको मशीन लर्निंग बोलते हैं। मशीन लर्निंग चल रही है 24 घंटे। तो आपका काम, आपको काम पे लगा के मशीन को सिखा दिया जाएगा, फिर कहते हैं कि थारी भी जरूरत नहीं है, जैसे पहले हुआ है। गॉट इट कि नहीं? समझ आया ना? और लेकिन गांव का आदमी बेचारा क्या कहेगा, अरे अभी वो तो तुम तो यार 10 साल 15 साल बाद की बात बता रहे हो, अभी नौकरी चाहिए तो कहां जाए, करना ही पड़ेगा। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि गांव में कैसे बच्चे चाहिए, इस तरह की बात पर चर्चा नहीं होती है। तो जब आप पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे तो हम आपको वहां से बैठे बैठे अपना प्रोग्राम देंगे कि अपने गांव में आज इस विषय पर चर्चा करनी है, सीरियस चर्चा करनी है। ड्यूटी पास जैसे बाकी जगह फोटो खिंचाते हैं ना कि आज झाड़ू मारनी है तो पहले गंद फैलाएंगे फिर झाड़ू मारेंगे, भले फोटो के। हमने नहीं करना भाई, अपन तो कह दिया अपना कर लो, क्योंकि आज का प्रोग्राम ये है। उससे हमें यह मालूम पड़ता रहेगा कि देश के अंदर कहां कहां कितनी जागरूकता आ गई है और लोग अब कुछ कहने के लिए, बोलने के लिए तैयार भी हैं कि नहीं, कुछ करने के लिए तैयार भी हैं कि नहीं। अपने गाँव के लिए नहीं तैयार है तो भाई अपन नहीं कहेंगे, तैयार दिखाई देंगे तो कर देंगे। अब जब अखबार को, अभी एक चैनल है खबर की खबर, क्या नाम है? खबर की खबर। उस चैनल के ऊपर हम एक वीडियो डालेंगे, यही वाली वीडियो उस पे भी डालेंगे, ठीक है? उस चैनल पे जाकर के इस वीडियो को और एक और वीडियो डालूंगा 6 घंटे की, उस वीडियो को रात को लगा के छोड़ दो और सुबह तक उसको चलने दो, उसके घंटे पूरे करने हैं। शुरुआत वाले ना, हम क्या सोच रहे हैं कि आप सारे लोगों में से जो जो यस करेंगे, जितने भी, हर अखबार को पढ़ के उस अखबार में जो समाज को जानने लायक बातें होंगी कि इस खबर का पॉजिटिव पहलू ये, नेगेटिव पहलू ये, अनपढ़ आदमी इसको ऐसे सोचेगा, पढ़ा लिखा इसको ऐसे सोचेगा, नौकरी पर लगा हुआ इसको ऐसे एनालिसिस करेगा, वो सारी बात एक 15 मिनट की वीडियो में आप कह सकते हो। पूरा अखबार 10 मिनट में बोल सकते हो ना? 10 मिनट की वीडियो बनाई और